हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे फोटोपीरियडिज्म, जिसमें हमें अब पढ़ना था फ्लोरिजन कॉन्सेप्ट। फोटोपीरियडिज्म को मैं आपको ऑलमोस्ट सब बता चुकी हूँ, लेकिन इसका एक जो फ्लोरिजन कॉन्सेप्ट है ये फोटोपीरियडिज्म से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, क्योंकि जब फोटोपीरियडिज्म की स्टडी की जा रही थी तब उसको अगर मॉलिक्यूलर लेवल पे फाइटोक्रोम से रिलेटेड बता दिया था कि हाँ फाइटोक्रोम है, लाइट है। अगर आप फिजिकल लेवल पे बात करें तो लाइट थी कि लाइट रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन लाइट अंदर क्या चेंज कर रही थी, तो उसको फाइटोक्रोम से कनेक्ट कर दिया गया कि ये एज ए ट्रिगर करती है सिग्नल, मतलब फाइटोक्रोम्स चेंज कर रहे हैं। अब उसी समय एक फ्लोरिजन कॉन्सेप्ट आया जो कि चाल्कियन ने दिया था। उनके अकॉर्डिंग फ्लोरिजन एक हार्मोन है। ये सिर्फ माना गया हाइपोथेटिकल हार्मोन था फ्लोरिजन कि एक फ्लोरिजन नामक हार्मोन होता है जो कि प्लांट की लीव्स में सिंथेसाइज होता है और सूट एपिकल मेरिस्टम में पहुंच जाता है। और सूट एपिकल मेरिस्टम में पहुंचने के बाद ये वहाँ पर फ्लावरिंग को ट्रिगर करता है, यानी फ्लावरिंग को एनहेंस करता है। फ्लावरिंग होने के लिए प्लांट को सिग्नल देता है कि अब आप अपनी वेजिटेटिव फेज को ख़त्म करें और रिप्रोडक्टिव फेज में आ जाएं। सो इसे आप यहाँ से समझ सकते हैं कि फ्लोरिजन इज़ द नेम that Mikhali Chalkian coined in 1937 for the putative hormone regulating flowering। कि जो फ्लोरिजन था और 1937 में चैल्कियन ने कहा कि ये ऐसा हार्मोन है जो कि रेगुलेट करता है फ्लावरिंग को। फ्लोरिजन इज अ सिस्टमैटिक सिग्नल दैट इनिशिएट फ्लावरिंग इन प्लांट। इन्होंने ये भी कहा कि ये एक सिग्नल की तरह बिहेव कर रहा है प्लांट में। क्या करता है ये? It is the synthesized in leaf and transported to the shoot apical meristem where it promotes flower transition। कि ये लीफ में बनता है एंड देन सिंथेसाइज्ड होने के बाद सूट एपिकल मेरिस्टम, जिसे आप बोलते हैं शीर्ष विभाज्यों तक, वहाँ पहुँच जाता है और वहाँ पर ये फ्लोरल ट्रांजिशन यानी कि वेजिटेटिव फेज से फ्लोरल फेज में आने में हेल्प करता है। तो फ्लोरिजन is the hypothesized hormone like molecule responsible for controlling और triggering flowering in plant। तो सिंपल सा फ्लोरिजन क्या है? एक हाइपोथेटिकल हार्मोन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है कंट्रोल करने के लिए या ट्रिगर करने के लिए फ्लावरिंग को। तो यहाँ पे यही बात, जितनी भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बात बताई वो सब यहाँ बताई गई हैं कि फ्लोरिजन क्या है। फ्लोरिजन एक तरह से एक हाइपोथेटिकल हार्मोन है। ये लीफ एपिकल मेरिस्टम मतलब लीफ में बनकर सूट एपिकल मेरिस्टम की तरफ ट्रांसफ़र हो जाता है। जब वेजिटेटिव फेज होती है तब प्लांट अपने सिर्फ और सिर्फ लीव्स बनाएगा, ब्रांचेस बनाएगा, रूट बनाएगा। उसके अंदर कोई भी बड या फ्लावर का प्रोडक्शन नहीं होगा। लेकिन जब उसको एक ड्यूरेशन ऑफ लाइट मिलती है, उसके अंदर कुछ सिग्नल्स आते हैं, जब प्लांट सेंस करता है कि उसके एनवायरनमेंट में चेंज आ रहे हैं, अब उसे अपने रिप्रोडक्टिव फेज में जाना है, तो वो लाइट उसकी लीफ में क्या करती है? इसको बनाएगी फ्लोरिजन हार्मोन को। और ये फ्लोरिजन हार्मोन वहाँ बनने के बाद सूट एपिकल मेरिस्टम में जाता है और वहाँ पर जो उसका सूट एपिकल मेरिस्टम शीर्ष विभाज्यों तक है उसे अब वो पुष्पीय विभाज्यों तक कह सकते हैं, जिसे फ्लोरल एपिकल मेरिस्टम में चेंज कर देता है। तो जब आप फ्लोरिंग फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तभी और अच्छे से क्लियर करेंगे कि इसमें क्या हो रहा है। तो अगर मैं इन शॉर्ट बताऊं तो यही होता है कि सबसे पहले इनिशिएशन जो होता है फ्लोरिंग फिजियोलॉजी के अंदर, हम 3 फेजेस पढ़ते हैं: इनिशिएशन, देन मेरिस्टेमेटिक चेंज एंड ऑर्गन प्रोडक्शन। तो इनिशिएशन के अंदर फोटोपीरियडिज्म काम करता है। इसके बाद जो मेरिस्टेमेटिक चेंजेस हैं, तो यानी कि सूट एपिकल मेरिस्टम में जब ये पहुंचता है तो ये उसे फ्लोर एपिकल मेरिस्टम में चेंज कर देता है, यानी कि फ्लोरल बड बनाने के लिए उसे ट्रांजिट कर देता है, उसे चेंज करता है। अब ये जब फ्लोर बल मतलब फ्लोरल एपिकल मेरिस्टम में चेंज हो जाता है तो अब वहाँ पे फ्लोरल अपेंडेजेस बनने लगते हैं, उसके सेपल्स, पेटल्स, एंड्रोशियम, गाइनोशियम वो बनने लगते हैं। और फ्लोरिजन इज द इस तरह से इस फ्लोरन को प्रोड्यूस करता है। अब हम बात करते हैं कि फ्लोरिजन क्या है। तो इन्होंने कहा कि ये एक कोई, आप इसे ट्रू हार्मोन नहीं कह सकते, हाइपोथेसाइज्ड हार्मोन है, यानी कि इसका सिर्फ माना गया कि ऐसा कोई हार्मोन होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फ्लोवरिंग के लिए, यानी कि ट्रिगर कर रहा है या कंट्रोल कर रहा है। ट्रिगर का मतलब उसको एनहेंस कर रहा है कि हाँ अब फ्लोवरिंग हो जाए, या और ये कंट्रोल कर रहा है कि कब फ्लोवरिंग होनी चाहिए कब नहीं। तो फ्लोरिजन इज प्रोड्यूस्ड इन द लीव्स एंड एक्ट इन द सूट एपिकल मेरिस्टम ऑफ बर्ड्स एंड ग्रोइंग ट्यूब। जो भी सिंपल सा इन तीनों लाइनों में यही पॉइंट है कि फ्लोरिजन एक हाइपोथेटिकल हार्मोन है। आपको अगर फ्लोरिजन का कंसेप्ट लिखना हो तो इसके बारे में ये किसने दिया था, कब दिया था, ये कहाँ बनता है और ये फिर कहाँ जाके काम करता है। क्योंकि देखिए हार्मोन का कॉन्सेप्ट हमेशा ये होता है कि ये बनते एक जगह हैं और दूसरी जगह पर जाकर काम करते हैं। तो वैसे ही इन्होंने कहा कि ये सूट एपिकल मेरिस्टम में लीफ में बन रहा है, सूट एपिकल मेरिस्टम में जाके अपना फंक्शनल रोल प्ले कर रहा है, इसलिए इन्होंने इसे हार्मोन कहा। क्योंकि हार्मोन क्या होता है, हार्मोन का पहले कंसेप्ट समझें कि एक जगह बनता है दूसरी जगह जाके उसका कुछ अमाउंट भी काफ़ी होता है अपना फंक्शनल रोल प्ले करने के लिए।
सो यहाँ पर भी ये बनता लीव्स में है एंड सूट एपिकल मेरिस्टम में जाके अपना फंक्शनल रोल प्ले करता है, जो कि फ्लोवरिंग को रेगुलेट करना या ट्रिगर करना होता है। अब ये एक हाइपोथेटिकल हार्मोन, तो मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ ताकि आपको याद रहे ये एक ट्रू हार्मोन नहीं है। जब ये बताया गया चैल्कियन ने, तो चैल्कियन ने कहा कि फ्लोरिजन एक सिंगल हार्मोन नहीं है, ये मिक्सचर है दो हार्मोन का, जिसमें उन्होंने फर्स्ट जिब्रेलिक एसिड कहा, जो कि जिसे आप पढ़ते हैं जिब्रेलिन। तो इन्होंने कहा कि ये एक जिब्रेलिक एसिड हार्मोन है जो, और दूसरा एंथोसिन्स। एंथोसिन्स एक स्टेरॉइड हो सकता है, कि इन्होंने कहा कि ये एक मे भी स्टेरॉइड हो सकता है, कि इन दोनों का जब मिक्सचर होता है तब फ्लोरिजन बनता है। तो सिंपल सा उन्होंने यही कहा कि फ्लोरिजन एक सिंगल हार्मोन नहीं है, ये दो हार्मोन्स का मिक्सचर है, जिसमें से एक जिब्रेलिक एसिड है जो ट्रू हार्मोन है, एक है एंथोसिन्स जो स्टेरॉइड हो सकता है। इन दोनों के मिक्सचर से फ्लोरिजन बनता है, जो कि सूट एपिकल मेरिस्टम को फ्लोरल एपिकल मेरिस्टम में चेंज करके वहाँ पे फ्लोवरिंग को रेगुलेट करता है या उसको ट्रिगर करता है। सो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्नलाइजेशन। जहाँ तक फ्लोरिजन का कॉन्सेप्ट था, ये फ्लोरिजन का कॉन्सेप्ट फोटोपीरियडिज्म से कनेक्टेड है। यानी कि फोटोपीरियडिज्म में क्या था, फोटोपीरियडिज्म में लाइट की ड्यूरेशन थी, प्लांट पे जब लाइट ड्यूरेशन यानी कि एक फिक्स जो क्रिटिकल फेज होती है लाइट की, वो लाइट जब प्लांट पे पड़ती है तो उसके अंदर चेंजेस आते हैं, जिससे कि वो अपने आप को एक एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडप्ट करता है। सो यहाँ पर मेनली हमने फ्लावरिंग ही पढ़ा था, तो उस फ्लावरिंग के अंदर फ्लोरिजन कॉन्सेप्ट दिया गया था। अब बात करते हैं वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन को आप ऐसे मान सकते हैं कि अगर फोटोपीरियडिज्म को हम लाइट से रिलेट करें, तो वर्नलाइजेशन को हम रिलेट करते हैं कोल्ड टेम्परेचर के साथ में, मतलब टेम्परेचर के साथ में, कि जब कोई भी प्लांट को या मतलब प्लांट की सीड्स जो होती हैं उनको या उनकी बर्ड्स को या एम्ब्रियोज को जब कोल्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है, यानी कि लो टेम्परेचर से ट्रीट किया जाता है, तब वो एक रिस्पॉन्स शो करती हैं उस लो टेम्परेचर के लिए, उसे वर्नलाइजेशन कहते हैं। और वो रिस्पॉन्स पॉजिटिव होता है, यानी कि अगर बड को करेंगे तो उसमें बड डॉर्मेंसी हो जाएगी, यानी कि उसमें जर्मिनेशन जल्दी होगा। फ्लावर बड को करेंगे तो उसके अंदर फ्लावरिंग जल्दी होगी। इस तरह से वर्नलाइजेशन को इन सिंपल वर्ड कह सकते हैं कि लो टेम्परेचर से ट्रीट करना प्लांट को। अब लो टेम्परेचर भी कैसा, लो टेम्परेचर का मतलब जब आप किसी सीड को, या आप अगर सीड ले रहे हैं तो वो हाइड्रेटेड होने चाहिए, यानी कि ड्राई सीड नहीं होने चाहिए, सूखे हुए बीज नहीं होने चाहिए। उन सीड्स को पहले भिगाना पड़ता है, पहले हाइड्रेटेड करना पड़ता है, उनके बाद उसे लो टेम्परेचर, वो लो टेम्परेचर होता है 1 to 5 डिग्री या 6 डिग्री सेल्सियस, इतना ही एक फिक्स रेंज है इसकी 1 to 6 डिग्री सेल्सियस। इस पे अगर आप उसको ट्रीट करते हैं, उसके बाद उसमें आप देखते हैं तो उसमें आपको पॉजिटिव चेंजेस मिलेंगे। सो आप यहाँ से इसका कंसेप्ट पढ़ सकते हैं कि वर्नलाइजेशन जो है ये लैटिन वर्ड वर्नस से आया है, जिसका मतलब होता है स्प्रिंग। और स्प्रिंग में क्या होता है, फ्लावरिंग होती है। देखिए मैं बार बार इसलिए समझा रही हूँ कि फोटोपीरियडिज्म भी फ्लावरिंग से कनेक्टेड था, लेकिन वो ड्यूरेशन ऑफ लाइट से कनेक्टेड था। वर्नलाइजेशन भी फ्लावरिंग से कनेक्टेड है, लेकिन ये टेम्परेचर से कनेक्टेड है। तो दोनों में ही टेम्परेचर और लाइट अलग अलग रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन हैं दोनों एक ही चीज़ से रिलेटेड, फ्लावरिंग से रिलेटेड। क्योंकि एक कोई भी फिनोमेनन को होने के लिए बहुत तरह के जो एक्टिविटी होती हैं, रोल्स फिजियोलॉजी एक्टिविटी उसमें अपना रोल प्ले करती हैं। सो यहाँ पर यही लिखा है कि द वर्नलाइजेशन लैटिन वर्ड वर्नस से आया, जिसका मतलब होता है स्प्रिंग, इज द इंडक्शन ऑफ अ प्लांट्स flowering process by exposure to the prolonged cold of winter or by an artificial equivalent। that mean कि अगर आप किसी भी प्लांट को, अगर आपको उसमें फ्लावरिंग का प्रोसेस करवाना है तो उसे आप प्रोलॉन्ग टाइम तक या तो विंटर में रखें या फिर उसको आर्टिफिशियली वो जो लो टेम्परेचर है वो प्रोवाइड करें, और वो टेम्परेचर होता है 1 to 6 डिग्री सेल्सियस। जैसा कि आपने देखा होगा कि कुछ सीड्स, जैसा मैंने आपको एक क्लास में भी बताया था कि वर्नलाइजेशन और फोटोपीरियडिज्म का मैं आपको इंट्रो दे चुकी हूँ इको की क्लास में, पर फिर भी इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब अगर आप कोई सीड्स को जर्मिनेट करते हैं, यानी कि आप उन्हें सो करते हैं, उगाते हैं, तो कुछ टाइम देखते हैं आप कि इस साल वो बीज नहीं उगा। आपने अगर कोई सीड को गर्मी में उगाया है या बरसात में उगाया तो वो सीड इस साल नहीं उगा, अब वो सीड नेक्स्ट जब गर्मियाँ आई तब उग गया। तो ऐसा क्या हुआ जो इस गर्मी में नहीं हुआ और नेक्स्ट गर्मी में उग रहा है वो? तो उसका रीज़न ये है कि उसको एक लो टेम्परेचर से ट्रीटमेंट चाहिए था, और वो लो टेम्परेचर से ट्रीटमेंट उसको पूरी विंटर के अंदर मिलता है, और वो पूरे एक लॉन्ग पीरियड विंटर में लो टेम्परेचर से ट्रीट होता है, जिसके कारण उसके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं और वो चेंजेस उसको जर्मिनेट होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसी तरह से कुछ पेड़ होते हैं, मतलब जो कुछ फ्लावरिंग प्लांट हैं, उनके अंदर भी वो
जब उनको लो टेम्परेचर से ट्रीट किया जाता है तब वो अपने आप फ्लावरिंग को सो करते हैं। सो यहाँ पर यही पॉइंट है कि या तो उनको एक्सपोजर किया जाए प्रोलॉन्ग कोल्ड ऑफ विंटर से, उन्हें विंटर में रखा जाए पूरे टाइम के लिए, भिगा उनको मतलब इस तरह से भिगाया जाए। देखिए यहाँ पर जब आप सीड को विंटर में एक्सपोज कर रहे हैं, दैट मीन आप क्या करते हैं, आप उसे ज़मीन में खोद के पहले सो करेंगे, यानी कि उसको उगाने के लिए ज़मीन में फिट करेंगे, ज़मीन में डालेंगे। उसके बाद उसको आप कम से कम डेली या कुछ टाइम के बेसिस पे उसे हाइड्रेटेड रखने के लिए वाटर से करते रहेंगे, उसकी सिंचाई करते रहेंगे, तो वो हाइड्रेटेड रहेगा, वो एकदम अपनी जो कंडीशन है उसमें रहेगा। अगर वो ड्राई रहेगा तो उसके अंदर जो उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी वो बंद हो जाएंगी, लेकिन अगर वो हाइड्रेटेड रहेगा तो उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी चलती रहेंगी। उसके बाद लो टेम्परेचर काम करता है। मैं बार बार यहाँ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर ड्राई सीड को लो टेम्परेचर दिया जाए तो उसमें वनलाइजेशन शो नहीं होता है। आपने कभी देखा है कि आप अपने जो स्टोर करके रखते हैं, दाल हैं आपकी, जो भी है आपके पास, या आप ये चने वगैरह, इन्हें आप अपने फ्रिज में रखते हैं। इन्हें फ्रिज में आप अगर बहुत टाइम तक रखे रहने दीजिए ड्राई कंडीशन में, इनके अंदर आपको कोई भी तरह का जो अंकुरित होते हैं उनके अंदर जर्मिनेशन जो होती है वो नहीं होता है, यानी कि इनके अंदर किसी भी तरह का आपको मूवमेंट नहीं दिखेगा, ये जैसे थे वैसे ही स्टोर पड़े रहेंगे। लेकिन अब इन्हीं सीड्स को क्या करो, आप एकदम भिगा कर उनके अंदर रखो, फ्रिज के अंदर रखो, तो आप देखेंगे कि इनके अंदर जर्मिनेशन हो जाता है। आपने ये करा भी होगा कि आपके घर पे जो चने होते हैं उन्हें या उनको भिगाया जाता है, जो भी स्प्राउट्स होते हैं, जो आप स्प्राउट्स खाते हैं, उन्हें पहले भिगा कर रखा जाता है ताकि उनमें जर्मिनेशन हो। वो एक तरह का वनलाइजेशन का ही प्रोसेस है। सो यहाँ पर आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। अब ये फ्लावरिंग से इसलिए रिलेटेड है क्योंकि फ्लावरिंग के लिए भी प्लांट को कुछ टाइम के लिए लो टेम्परेचर से ट्रीट किया जाता है ताकि उसके अंदर फ्लावरिंग हो। सो आगे पढ़ते हैं। द फॉर्मल डेफिनेशन वॉज गिवन इन, अब जो ये वनलाइजेशन की डेफिनेशन है ये तो 1960 में दी गई थी। एक फ्रेंच बॉटनिस्ट थे पीकॉर्ड, इन्होंने दिया था, मतलब डेफिनेशन की बात कर रहे हैं तो इन्होंने 1960 में एक फॉर्मल डेफिनेशन दी, मतलब एक जिसे कहते हैं आप साइंटिफिक टर्म में डेफिनेशन दी गई, वो दी थी 1960 में। द एक्विजिशन और एक्लेशन ऑफ द एबिलिटी टू फ्लावर बाय अ चिलिंग ट्रीटमेंट, कि अगर उसको चिलिंग ट्रीटमेंट किया जाए तो उसके अंदर फ्लावर की एबिलिटी को एनहेंस किया जा सकता है या उसको बढ़ाया जा सकता है। और ये जो टर्म है वर्नलाइजेशन, ये 1928 में लेंस्को द्वारा दे दी गई थी। तो हमें सबसे पहले यही ध्यान रखना है कि जो टर्म है लेंस्को ने दी थी वर्नलाइजेशन में, उन्होंने कहा कि ही स्टेटेड दैट सर्टेन प्लांट्स कैन बी मेड टू फ्लावर बाय प्रोवाइडिंग लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट टू यंग प्लांट्स और मॉइस्चर सीड्स, कि अगर आप किसी भी यंग प्लांट को या मॉइस्चर सीड यानी भीगे हुए सीड्स को, हाइड्रेटेड सीड्स को लो टेम्परेचर देते हैं तो उनके अंदर फ्लावरिंग या जर्मिनेशन जल्दी होता है। ये कहा था लेंस्को ने 1928 में। इसके बाद 1960 में फ्रेंच बॉटनिस्ट आए पीकॉर्ड, इन्होंने एक टिपिकल डेफिनेशन दी, या जिसे कह सकते हैं एक फॉर्मल डेफिनेशन दी, जो इन्होंने कहा कि द एक्विजिशन और एक्सलरेशन ऑफ द एबिलिटी टू फ्लावर बाय चिलिंग ट्रीटमेंट, कि एक्सलरेशन कराया जा सकता है, मतलब फ्लावरिंग को एनहेंस किया जा सकता है चिलिंग ट्रीटमेंट के थ्रू। तो ये आपको ध्यान रखना है कि डेफिनेशन 1960 में दी गई थी कॉर्ड के अकॉर्डिंग, एंड लेंस्को ने टर्म दी थी। इसके बाद में अगर हम कॉमन एग्जाम्पल लें कि ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं जिनमें कि हम वर्नलाइजेशन को देखते हैं जनरली, तो वो वीट्स होते हैं, वीट, विंटर ओट, विंटर बार्ले। विंटर का मतलब यहाँ पे विंटर बार बार इसलिए लिखा गया हर जगह पे क्योंकि आजकल जब आपने जाके देखा होगा फील्ड में, एग्रीकल्चर फील्ड में, कुछ प्लांट जो पहले सीजन में उगाए जाते थे अब वो गर्मी और सर्दी दोनों टाइम उगाए जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर विंटर को शो करना जरूरी है। पी, बीट, कैबेज, हैनाबेन, क्राइजेंथम, वायोला, क्लोवर, ये सब जो इनमें से आपको कुछ एक नाम भी याद रहे, जैसे कि पी हो गया, क्राइजेंथम हो गया और क्लोर हो गया, हैनाबेन हो गए, राई हो गई, इस तरह से कुछ प्लांट भी आपको याद रहें तो भी काफ़ी है। आई थिंक आपको ये कंसेप्ट समझ आ चुका हो। अब हम बात करते हैं कि हाँ ठीक है, चलिए वर्नलाइजेशन होता है कोल्ड ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग, लेकिन ये कहाँ होता है, आपको कौन सी मतलब कि ये एक्टिविटी हो कहाँ रही है। तो इसमें देखिए, इट कैन बी जर्मिनेटेड सीड और मेटाबॉलिकली एक्टिव एम्ब्रियो, कि या तो जो जर्मिनेटिंग सीड है, जिन सीड्स को क्या करते हैं भिगो के रखते हैं, जैसे कि अगर हम फील्ड की बात करें तो उनको आप क्या करते हैं सो करके रखते हैं, ऐसे ज़मीन को खोद के उनके अंदर एकदम गाड़ के रखते हैं, क्या कह सकते हैं उनको उगाने के लिए रखते हैं आप लोग। या फिर मेटाबॉलिकली एक्टिव एम्ब्रियो, जो एक्टिव एम्ब्रियो हो जिसके अंदर एक्टिविटी हो रही है, सीरियल्स वगैरह हैं,
सिंपल सा आप ले लीजिए। आप अपने दिमाग में ध्यान रखिए कि या तो आप जो आपके घर पे पल्सेस या ये हो साइसर वगैरह, इन्हें आप भिगा के रखें तो ये जर्मिनेट कर जाते हैं, या ये थोड़े जर्मिनेट कर गए हों, इनके अंदर थोड़े थोड़े से सीड जर्मिनेशन के बाद जो ट्यूब निकलती है, जर्म ट्यूब, वो निकल गई, उसके बाद आप इसे पीरियड दें, मतलब वर्नाइजेशन दें, लो टेम्परेचर दें, तब सूट एपिकल मेरिस्टम क्राइजेंथम जो फ्लावरिंग प्लांट है, इस कौन सा गुलदाउदी, तो इस क्राइजेंथम के अंदर आप अगर वर्नाइजेशन करें यानी कि लो टेम्परेचर ट्रीट करें तो ये रिस्पॉन्स शो करेगा। और वेजिटेटिव पार्ट सच एज लीव्स। तो सिंपल सी बात ये कि जो साइट ऑफ वर्नाइजेशन है वो वेरी कर सकती है कि उसके अंदर चाहिए कि आपको सीड को जर्मिनेट करवाना है तो आप सीड लेंगे, अगर आपको फ्लावरिंग करवानी है तो आप प्लांट लेंगे, क्यों उसका सूट एपिकल मेरिस्टम को आप ट्रीटमेंट करेंगे, और अगर आपको उसके अंदर फ्लावरिंग और सीड का जर्मिनेशन दोनों करवाना है तो आप उसको अलग अलग टाइम पे लो टेम्परेचर से ट्रीट करेंगे। चलिए अब हम बात कर रहे थे एक टिपिकल वर्नाइजेशन टेम्परेचर की रेंज की, वो होती है 1 डिग्री टू 7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जैसा कि आपको बताया था कि अगर आप 1 से 7 डिग्री सेल्सियस या 6 डिग्री सेल्सियस पे 1 to 6 डिग्री सेल्सियस एग्जैक्ट है, अगर इस सेल्सियस पे अगर आप उसको टेम्परेचर लो टेम्परेचर से ट्रीट करते हैं तो उनके अंदर फ्लावरिंग या फिर जर्मिनेशन हो जाता है। चलिए इसे आप यहाँ समझ सकते हैं कि ये एक प्लांट था, इस प्लांट को पहले वर्नलाइज नहीं किया गया, अब इसका एक सीड लिया, इस जर्मिनेटिंग सीड को, थोड़ा सा जर्मिनेटिंग सीड है, इसको लिया, अब इसको लो टेम्परेचर से ट्रीट किया तो इसके अंदर देखा कि एक तो इसकी ग्रोथ एनहांस होती है और दूसरा पॉइंट कि इनके अंदर अच्छा खासा ये जल्दी, मतलब इसके कंपैरेटिवली ये जल्दी जर्मिनेट होता है। या फिर क्या करें, आप इसके सूट एपिकल मेरिस्टम को वर्नलाइजेशन मतलब लो टेम्परेचर ट्रीट कीजिए तो इनके अंदर फ्लावरिंग जल्दी होगी। तो ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट्स यही कह रहा है। अब वर्नलाइजेशन की बात जैसे करते हैं हम, वैसे जैसे कि आपको बताया था फोटो पीरियडिज्म के अंदर जब फोटो पीरियडिज्म की बात करी थी तो बात की गई थी ड्यूरेशन ऑफ लाइट की, और उसी के कंसेप्ट में मतलब उसी के साथ एक कॉन्सेप्ट दिया गया था फ्लोरिजन कॉन्सेप्ट, कि एक फ्लोरिजन करके एक हाइपोथेटिकल हार्मोन होता है जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसी ऐसे ही वर्नलाइजेशन में भी एक हाइपोथेटिकल हार्मोन की बात की गई, वो था वर्नेलिन। तो आपको यहाँ पे कुछ टर्म्स को याद रखना है कि जब फोटो पीरियडिज्म की बात करें तो फ्लोरिजन, और वर्नलाइजेशन की बात करें तो एक हार्मोन था वर्नेलिन। ये भी एक हाइपोथेटिकल हार्मोन था कि माना गया कि ऐसा कोई हार्मोन होता है जो कि जब हम लो टेम्परेचर से ट्रीट करते हैं तो वो अपने आप को एक्टिव करता है। ये दिया था टर्म, ये जो वर्नलीन हार्मोन के बारे में बताया था मेलकर ने 1936 में, कि देखिए यहाँ पे यही लिखा है, वर्नलीन इज हाइपोथेटिकल हार्मोन दैट इज अ थॉट टू बी सिंथेसाइज्ड बाय अ लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट ड्यूरिंग वर्नलाइजेशन व्हिच इंड्यूस्ड फ्लावरिंग। इट वाज डिस्कवर्ड बाय मेलकर। कि मेलकर ने इसे लो टेम्परेचर ट्रीट करके प्लांट को डिस्कवर किया कि इससे फ्लावरिंग होती है और इसके लिए एक वर्नलीन नामक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। तो रिवर्सल ऑफ द इफेक्ट ऑफ वर्नलाइजेशन। अब यहाँ पर एक पॉइंट और आया कि यहाँ तक हो चुका था, हमें वर्नलाइजेशन समझ में आ चुका है कि ये क्या है, कब हो रहा है, किस किस टाइप कंडीशन में हो सकता है, इससे क्या क्या रिस्पॉन्स आ रहे हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं। और इसके लिए जो हार्मोन है वर्नलीन कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ चुका है, किसने दिया था, ये भी एक हाइपोथेटिकल हार्मोन ही है। अब इसकी तरह जैसे कि ये भी लीफ के अंदर सिंथेसिस होता है और सूट एपिकल मेरिस्टम में जाकर अपना रोल प्ले करता है। अब बात करते हैं कि अगर वर्नलाइजेशन, जैसा कि हमने कहा कि जब हम फोटो पीरियडिज्म की बात कर रहे थे तो आप क्या करते थे, फोटो पीरियडिज्म में अगर प्लांट को ज़्यादा लाइट की ज़रूरत है, ठीक है, तो आप ज़्यादा लाइट की जगह कम लाइट दे देते थे तो वो अपना जो रिस्पॉन्स था वो नेगेटिव कर लेता था। जैसा कि आपको यहाँ पता था कि आपने क्या करा था, आप जब रेड लाइट देते तो वो अपना रिस्पॉन्स शो करता था, यानी फ्लावरिंग कर रहा है। जैसे कि अगर लॉन्ग डे प्लांट है तो रेड लाइट देने पर वो फ्लावरिंग कर रहा था, और अगर फार रेड दे देते थे तो फ्लावरिंग नहीं करता था। उसी तरह से शॉर्ट डे के अंदर जब आप फार रेड देते थे तो फ्लावरिंग करता था, और जब रेड देते थे तो फ्लावरिंग नहीं करता था। इसी तरह से यानी कि वो अपने रिस्पॉन्स को बिल्कुल रिवर्स कर लेते हैं अगर उनको उनकी कंडीशन के ऑपोजिट कंडीशन दी जाए। इसी तरह से वर्नलाइजेशन में अगर हम लो टेम्परेचर दे रहे हैं किसी सीड को तो वो अपने आप को मतलब जल्दी जर्मिनेट करेगा, उसमें फ्लावरिंग होगी। लेकिन अगर आप उसको क्या करें, हाई टेम्परेचर से ट्रीट करते हैं तो हाई टेम्परेचर से ट्रीट करने पर वो अपना जो रिस्पॉन्स शो कर रहा होगा वो वहीं सप्रेस कर देगा, और बिल्कुल उसके जितने भी अंदर एक्टिविटी होंगी वो वापस से रिवर्स हो जाएंगी, यानी कि वो जो सीड है, जो प्लांट है, वो अब वर्नलाइजेशन को शो नहीं करेगा। तो ये जो इफेक्ट है वर्नलाइजेशन का, इसका रिवर्सल डी वर्नलाइजेशन कहलाता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस रिवर्सल ऑफ द इफेक्ट ऑफ वर्नलाइजेशन कॉल्ड डी वर्नलाइजेशन, यानी कि जो वर्नलाइजेशन का इफेक्ट इसका रिवर्स होना डी वर्नलाइजेशन कहलाता है। एंड सब्जेक्टिंग द प्लांट टू द
हायर टेम्परेचर आफ्टर अ कोल्ड ट्रीटमेंट ब्रिंग अबाउट डीवनलाइजेशन। दैट मीन कि अगर आप किसी प्लांट के सीड को ले रहे हैं या प्लांट को ले रहे हैं, उसको आपने कोल्ड से ट्रीट कर दिया, उसमें वनलाइजेशन हो रहा था, यानी कि उसमें फ्लावरिंग हो रही थी और जर्मिनेट हो रहा था, आप देख रहे हैं उसके अंदर पॉजिटिव रिस्पॉन्स, लेकिन उसी समय आपने क्या करा, उसको हाई टेम्परेचर से ट्रीट कर दिया, तो उसके अंदर जो भी रिस्पॉन्स हो रहे थे वो वहीं पर सप्रेस हो जाएंगे, रुक जाएंगे, और वो डीवनलाइजेशन शो कर देगा, यानी कि अब वो ग्रोथ नहीं करेगा, ना वो फ्लावरिंग करेगा, तो इसे डीवनलाइजेशन कहा जाता है। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है जो कि मॉलिक्यूलर लेवल पे किस तरह से वनलाइजेशन रोल प्ले कर रहा है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट जैसे कि वनलिन जो था ये एक हाइपोथेटिकल था, लेकिन एक्चुअल बात करें अगर हम, तो वो इन जीन के मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करें तो वो इस तरह से होता है कि जब वेजिटेटिव ग्रोथ होती है प्लांट में, ठीक है, तो उसका जो सूट एपिकल मेरिस्टम, हम फ्लावरिंग की बात कर रहे हैं अभी, कि वनलाइजेशन एक्चुअली किस में हेल्प कर रहा है, फ्लावरिंग में। यहाँ पर हम सीड को साथ में लेके चल रहे हैं कि सीड जर्मिनेट भी हो सकता है, ऐसे ही फोटोपैरेडिज्म से भी हो सकता था, लेकिन क्योंकि बड डोर्मेंसी को ब्रेक कर रहे थे एक तरह से, लेकिन हम बात कर रहे हैं फ्लावरिंग की, कि जब हम सूट एपिकल मेरिस्टम को लो टेम्परेचर से ट्रीट करते हैं तो उसके अंदर फ्लावरिंग जल्दी होती है। या किसी सीड को आप लो टेम्परेचर से ट्रीट करोगे तो कंपैरेटिवली जिनके अंदर, जिन्हें नहीं किया है उनसे जल्दी फ्लावरिंग होगी लो टेम्परेचर से ट्रीट करने वाले सीड में। समझ में आई हो बात, कि अगर आपने दो प्लांट लिए, एक को लो टेम्परेचर से ट्रीट किया, मतलब एक दो सीड लिए, एक को लो टेम्परेचर से ट्रीट किया और दूसरे को नहीं, आपने दोनों को साथ में ही ग्रोथ की, मतलब दोनों को साथ में उगाया, उसके बाद आप देखते हैं कि जिसको लो टेम्परेचर से ट्रीट किया वो जल्दी फ्लावरिंग कर रहा है, वो जल्दी रिप्रोडक्टिव फेज में आया है, कंपैरेटिवली जिसको नहीं किया वो लेट आया। सो यहाँ पर हम फ्लावरिंग को लेके चल रहे हैं। अब बात करते हैं कि जब वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही होती है तो उस समय जो सूट एपिकल मेरिस्टम है प्लांट का, वहाँ पर एक जीन होता है FC जीन, फ्लोवर लोकस सी जीन, नाम याद रखिएगा, फ्लोवर लोकस सी जीन, ये एक्सप्रेस होता है, यानी कि नॉन वर्नलाइज सीड कह सकते हैं आप इसे, या फिर जब वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही है उस समय सूट एपिकल मेरिस्टम में जो जीन एक्सप्रेस होता है उसका नाम है FC जीन, फ्लोवर लोकस सी जीन। ये फ्लोवर लोकस सी जीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए, यानी कि ये सिर्फ पत्तियाँ बनाएगा, यानी कि लीव्स, उसकी रूट हो गई, उसका स्टेम हो गया, ब्रांचेस हो गई, इनकी ग्रोथ करेगा। लेकिन जब आप उसको वनलाइजेशन से, मतलब वनलाइजेशन कर रहे हैं, उसमें आप लो टेम्परेचर से ट्रीट कर रहे हैं, तो ये फ्लोवर लोकस सी जीन अपना एक्सप्रेशन रोक देगा। क्यों रोक देगा, क्योंकि उस टाइम पर सूट एपिकल मेरिस्टम में एक नया जीन एक्सपोज होता है, उसका नाम है FT जीन। ये फ्लोवर लोकस टी जीन, ये क्या करेगा, अब अपने एक्सप्रेशन को एनहेंस करेगा, यानी कि अब ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और इसको इनहिबिट कर देगा। तो जब नॉन वनलाइज सीड होता है तब आपको ये वाली कंडीशन मिलती है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जब वनलाइजेशन, जब वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही है तो वहाँ पर FC जीन एक्टिवेट है, फ्लोवर लोकस सी, ठीक है, वेजिटेटिव ग्रोथ के टाइम पर। सूट एपिकल मेरिस्टम की बात कर रहे हैं हम। अब जब ये वेजिटेटिव ग्रोथ के बाद जैसे ही इसको बाहर से रिस्पॉन्स मिला, फोटोपैरेडिज्म या किसी के भी थ्रू इसने मतलब सेंस किया कि एनवायरनमेंट में चेंज आया है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो फ्लोवर लोकस सी जीन है यानी कि FC जीन है, इसको क्या करा आपने, वनलाइजेशन किया, लो टेम्परेचर से ट्रीट कर दिया आपने। तो जब आप इसे वनलाइजेशन कर देंगे, लो टेम्परेचर से ट्रीट करेंगे, तो ये FC जीन को यहाँ पर FT जीन आ जाएगा। इस सूट एपिकल मेरिस्टम में कौन सा जीन आ जाएगा, FT जीन, ये वाला जीन, और ये क्या करेगा, इसको फ्लावर एपिकल मेरिस्टम में चेंज होने के लिए एक्टिवेट कर देगा, यानी कि अब इसको ये कहेगा फ्लावर एपिकल मेरिस्टम में चेंज हो जाओ, और इसको इनहिबिट कर देगा। मे बी आपको ये पॉइंट समझ आया हो, इसे फिर से समझ लीजिए कि जब वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही होती है तब सूट एपिकल मेरिस्टम में FC जीन एक्टिवेट होता है, ये जीन एक्टिवेट होता है, और FT जीन जो है ये अपने आप को रोक के रखता है। फिर जैसे ही आप क्या करते हैं, इसको वनलाइजेशन करते हैं, लो टेम्परेचर से ट्रीट करते हैं, तो FC जीन क्या हो जाता है, अब इनहिबिट हो जाता है, और FT जीन एक्टिवेट हो जाता है, ये इसको इनहिबिट कर देता है और इनमें फ्लावरिंग होने लगती है। सो आई थिंक आपको ये पॉइंट समझ आ चुका हो। अब इसकी और अच्छे से कंसेप्ट समझने के लिए एक आप ये वाला पिक देख सकते हैं, चलिए इसे देखते हैं। देखिए ये डायग्राम जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है, आपको सिर्फ मैं जो पॉइंट बोल रही हूँ वो ध्यान रखना है कि ये जो लीफ है इसके अंदर जब हम फोटोपैरेडिज्म की बात करते हैं तो फ्लोरिजन बना। ये फ्लोरिजन क्या करता है, ये फ्लोरिजन यहाँ बनने के बाद सूट एपिकल मेरिस्टम में काम करता है और फ्लावरिंग को एनहेंस करता है। वैसे ही
जब हम इस प्लांट को वर्नलाइजेशन करते हैं, यानी कि इसके अंदर लो टेम्परेचर ट्रीट करते हैं, तो इसके अंदर वर्नेलिन बनता है। ये वर्नेलिन क्या करता है, सूट एपिकल मेरिस्टम पर जाकर काम करता है और इसको एक्टिवेट करता है, यानी कि यहाँ पर सूट एपिकल मेरिस्टम को फ्लोरल एपिकल मेरिस्टम में कन्वर्ट कर देता है। तो इसे आप ऐसे समझ लीजिए कि जब यहाँ पर वर्नेलिन यानी कि आपने इसको इससे एक्सपोज किया तो ये सूट एपिकल मेरिस्टम चेंज हो जाएगा फ्लावर एपिकल मेरिस्टम में। ये हम जब फ्लावर की फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तब अच्छे से क्लियर होगा। इसको चेंज करने के लिए दो यहाँ काम कर रहे हैं, एक अपने लेवल पे काम कर रहा है फ्लोरिजन या फोटोपीरियडिज्म, और दूसरा यहाँ पे काम कर रहा है वर्नेलिन। अगर हम हार्मोनल लेवल पे बात करें, उसी के साथ साथ यहाँ पे काम करता है एक इसको चेंज करने के लिए FLT जीन, जो कि क्या करता है FLC को इनहिबिट कर देता है और इसको एक्टिवेट करता है कि ये इसमें चेंज हो पाए, इसमें इंटरचेंज कर पाए। सो इस तरह से ये आपको कंसेप्ट समझ में आया हो, आई होप। अब अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूज़न हो या कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। ये आपको समझाने के लिए यही रीज़न है कि यहाँ पर देखिए ये सारे कंसेप्ट आपको मिल जाएंगे, ये सब आपकी बुक में होंगे, लेकिन एक्चुअली मैन क्या है वो आपको पता होना चाहिए। अब हम जब फ्लावर की फिजियोलॉजी पढ़ेंगे कि किस तरह से चेंज हो रहा है, तब आपको ये ईजी टू समझ आ जाएगा कि किस तरह से उसमें क्या क्या स्टेजेस आ रहे हैं। और ये जो सेकंड वाला कंसेप्ट था फोटोपीरियडिज्म का, वो भी उसी समय में आपको समझा दूंगी। चलिए टिल देन लर्न करते रहिए। थैंक यू।